नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों हमने शुरू किया था आरएस भर्ती परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस, और इस सिलेबस की आज अपनी दूसरी क्लास है जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। बिल्कुल हम टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज चल रही हैं। तो ये पहला जो हमारे सिलेबस का टॉपिक था भारतीय संविधान सभा, ये हमारा हो चुका है। आज अपने दूसरे टॉपिक के विषय में बात करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक के अपने महत्व को कम नहीं कर सकते। हालांकि ये प्रस्तावना और ये दोनों एक जैसे से टॉपिक हैं, क्योंकि प्रस्तावना में भी क्या है, संविधान की आत्मा है, संविधान की विशेषताएं होती हैं, वही सारी लगभग हमें भारतीय संविधान के विशेषताओं में भी दिखाई देती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा सिलेबस चलता रहेगा, और अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, इन क्लासेस से आप लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह से आपको अन्य सिलेबस भी करवाया जाएगा, अन्य सब्जेक्ट भी करवाए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारी क्लास ये जो है वो आधारित है हमारे हैंड रिटन क्लास नोट्स पे, जो आपको क्लास में लिखवाए जाते हैं। तो अब समय खराब न करते हुए चलते हैं अपने बिल्कुल डायरेक्ट हमारी पीडीएफ पर, और देखते हैं क्या क्या है इस हमारे टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में, तो भारतीय संविधान की जो हमारी पहली विशेषता आती है वो है कि हमारा संविधान क्या है, लिखित है और विस्तृत संविधान है दोस्तों। तो यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास में। नंबर एक तो क्या है, भारतीय संविधान कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। अमेरिका का भी लिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हम इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे हमारे यहाँ जो संविधान का निर्माण हुआ, बिल्कुल एक संविधान सभा के द्वारा जिसके चुनाव हुए, जिसमें सदस्य आए, जनता के प्रतिनिधि आए और विधिवत रूप से उसको लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया, इसलिए हम उसको अलिखित के रूप में देखते हैं। बाकी लिखना तो उसको कहीं ना कहीं पड़ता ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भारतीय संविधान कैसा है, लिखित है और विस्तृत है। विस्तृत का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें समेटे हुए हैं। अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े संविधान की, तो उसके अंदर भी हमारे भारतीय संविधान का ही नाम आता है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों, तो वो हमारे भारत का ही है। कितना बड़ा है, तो देखें अगर हम मूल संविधान की बात करें, हमारा जो मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद, भाग और अनुसूची की बात करें तो 395 अनुच्छेद है दोस्तों, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। और अगर ये अपने बात करें अभी के जिस समय अपनी क्लासेज वगैरह बन रही है, तो अनुच्छेद 465 हो चुके हैं जो इन्हीं के सब आर्टिकल हैं, और भाग हमारे हो चुके हैं 25 और अनुसूचियां हमारी हो चुकी हैं 12। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमारा सिलेबस है दोस्तों, किसका, संविधान का। तो इतने सारे अनुच्छेद हमें पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों चीजें जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएंगी उतनी ही क्या होती जाएगी दोस्तों, जटिल भी होती जाएंगी। तो जैसे हमारा संविधान विस्तृत हुआ, तो इसके साथ साथ अंदर हमें इसमें जटिलता भी थोड़ी देखने को मिलती है, और इसी जटिलता के कारण ही जो है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कह दिया जाता है। अगर हम देखें कि ऐसा संविधान किसके जैसा है, तो हमारा जो संविधान है वो भारतीय संविधान जो है वो अमेरिका के संविधान के समतुल्य है, उसके जैसा ही मिलता जुलता है। आइवर जेनिंग्स जो है वो हमारे भारतीय संविधान के लिए एक टिप्पणी करते हैं कि विश्व का सर्वाधिक अगर व्यापक संविधान हम कहें, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी हमारा भारत का संविधान ही है, और विश्व का सबसे ज़्यादा व्यापक संविधान कहें, व्यापक की परिभाषा बड़े और व्यापक में हम सिर्फ इतना लेते हैं, बड़ा किसी एक क्षेत्र में हो सकता है, व्यापक वो होता है जो बहुत सारे क्षेत्रों को समेटे हुए होता है। अब हम देखें कि ऐसा क्या है कि हमारा संविधान इतना बड़ा है। कारण अगर हम देखें तो ये देखिएगा कि इसके जो स्रोत हैं वो विदेशी स्रोत हैं, हमने विदेशी स्रोतों से लिया है, हमारे स्रोत ज़्यादा हो गए इसलिए भी बड़ा हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो है लोगों में विविधताएं बहुत हैं, जो है अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, इन सभी का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, इसलिए भी बहुत बड़ा हो गया। दूसरा कि हमारे यहाँ पर हम बात करें, केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं, इनके बीच में कैसा संबंध होगा, तो केंद्र राज्य संबंध होने के कारण भी ये बड़ा हो गया है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ राज्य भी बहुत हैं, और राज्यों का जो संविधान है वो इस संविधान से अलग नहीं है, यानी राज्यों का संविधान भी हमें इसी संविधान के अंतर्गत बताया गया है। और यहाँ राज्य संविधान तो था ही था, इसमें स्थानीय
स्वशासी संस्थाएं भी जोड़ दी गई दोस्तों, यानी जो हमारी पंचायत है, नगर निगम है, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, वो भी इसमें जोड़ दिए गए, जिसके कारण ये हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत और व्यापक हो जाता है दोस्तों। दूसरी हमारे संविधान की विशेषता देखें तो ये है विदेशी स्रोतों से ग्रहित, यानी इस संविधान को हमने विदेशी स्रोतों से, विश्व के हमने अन्य संविधानों को पढ़ा और वहां से हमने इसको ग्रहण किया है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के ऊपर अगर किसी संविधान का प्रभाव पड़ा है दोस्तों, तो वो कौन सा है? सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है हमारे संविधान के ऊपर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट था, उसके काफी सारे आर्टिकल हमने इसमें यूज किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब हम बात करें एक स्टेटमेंट की, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के संविधानों को छानने के बाद किया जाता है दोस्तों। कई लोग तो हालांकि यहाँ तक विरुद्ध टिप्पणी करने वाले ये कह देते हैं कि भारतीय संविधान जो उधारी का संविधान है, हमने लोगों से लिया है, तो ये कोई साहित्य चोरी वाला मामला तो है नहीं। हमने ये किया कि हमने अपना संविधान बनाने से पहले विश्व के संविधानों को पढ़ा। जैसे हम ये बाजार से भी कोई चीज लाने जाएं, एक टीवी भी एक कंपनी का लाने के लिए जाएंगे, तो क्या हम बाकी कंपनियों की टीवी को नहीं देखते हैं? इसी तरह से जब हम हमारे संविधान को बना रहे थे, तो हमने विश्व के सभी संविधानों को देखा, उसमें जो चीजें हमें अच्छी लगी, तो हमने कहा हमारे पास में भी ये होनी चाहिए, अच्छे अच्छे आर्टिकल हमने वहां से लिए। तो ये कोई खराब बात नहीं है दोस्तों। तो अगर मेंस वगैरह में जब आपको लिखना हो, तो हमें इसकी आलोचना बिल्कुल नहीं करनी है। तो भारत के संविधान का निर्माण विश्व के संविधानों को छानने के बाद ही किया गया है, स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब हम कहें इसमें और क्या कहा गया, तो देखिएगा अभी हमने बात भी की थी कि प्रस्तावना का ही है ना। भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी संविधान में जो हम पढ़ते हैं वही तो हमारी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या लेंगे, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सा मतलब ये लेते हैं हम कि हम अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं और बाहरी मामलों में हमारे ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यानी हमारे देश के अंदर जो फैसले लेने हैं वो हम ही लेंगे, हमारे आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप बाहर की संस्था नहीं कर सकती है। तो हम बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हैं, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वो जनता के द्वारा बनाया गया है और हमारी संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में ही निहित है, यानी हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक सिंपल लाइन में समझे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारे सब डिसीजन हम ही लेंगे, हम किसी के दबाव में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हमारा जो देश का संविधान है वो बाह्य नियंत्रण से क्या है, बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, बाह्य नियंत्रण से मुक्त है दोस्तों। कोई भी हमसे दबाव देकर के कुछ नहीं करवा सकता। अब एक छोटा सा बात ये आ जाता है कि फिर राष्ट्रमंडल और यूएनओ क्या है, तो यूएनओ की सदस्यता को जबरदस्ती नहीं दिलवाई गई है, राष्ट्रमंडल भी जबरदस्ती हमने नहीं लिया है, ये हमने इच्छा के अनुसार लिया है, जब चाहे हम इसको छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। तो ये उसमें नहीं आएगा कि जो है बाह्य नियंत्रण है, तो बाह्य नियंत्रण के अंतर्गत ये चीजें नहीं आती हैं। चौथी अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर कौन सी सरकार है? संसदीय सरकार है। हमारे देश में संविधान के द्वारा सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए संसद की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो संसद का जो मुख्य कार्य है, नए नए विधान बनाना, पुराने विधानों में संशोधन करना समय अनुसार, ये सारे कार्य जो है संसद किया करती है। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है दोस्तों। कौन से मॉडल पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, जो कि कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है दोस्तों? वो जनता में निहित होती है, क्योंकि कार्यपालिका का चुनाव किसके द्वारा होता है? लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है दोस्तों। और इन चुने हुए प्रतिनिधियों का मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। और मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किसी भी संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं दोस्तों। जहां कार्यपालिका शक्ति जनता से आती है, इसमें एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका एक मुखिया होता है, और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। यहाँ दोहरे प्रमुख, संसद में आपको, संसदीय व्यवस्था में दोहरे प्रमुख आपको देखने मिलेंगे। एक नाम मात्र का प्रमुख होगा, जैसे हमारे यहाँ पर कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है। और एक वास्तविक जो इन शक्तियों का उपभोग करता है वो हमारा रह गया पीएम।
तो इन दोनों का जो है प्रमुखता हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो कार्यपालिका जो है जो व्यवस्थापिका के प्रति हमारी क्या होती है, उत्तरदायी होती है। किसकी हम बात करें दोस्तों, संसदीय व्यवस्था की बात कर रही हैं जो वेस्टमिंस्टर पॉलिसी पर आधारित है, जिसको हमने ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। अब हम कहीं पांचवी विशेषता की अगर हम बात करें तो पांचवी हमारी विशेषता है लोकप्रिय प्रभु सत्ता पर आधारित, यानी लोकप्रिय सरकार होती है हमारे। सीधी सी बात करें, जनता की सरकार है दोस्तों। जो जनता को प्रिय होगा वही कार्य होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो किसके द्वारा निर्मित है, जनता के द्वारा निर्मित है। क्योंकि जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो ये आता है पहली लाइन में हम भारत के लोग, और जिसका अर्थ हम भारतीय जनता के रूप में लेते हैं। लास्ट लाइन हम आत्माभिव्यक्ति करते हैं, है ना। यानी जो हमने अंगीकृत किया है वो भी किसने किया है, जनता ने ही किया है, संविधान सभा के माध्यम से। तो सर्वोच्च तो वही है, संविधान के द्वारा अंतिम शक्ति जो है वो किसमें निहित की गई है, जनता में। तो इस प्रकार से हम इसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता के रूप में देखते हैं। अब एक ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे संविधान के अंदर कठोरता और लचीलापन दोनों ही देखने को मिलता है। अब हम देखिए कठोरता या लचीलापन क्या, ऐसा तो है नहीं कि संविधान को हम किसी चीज से मार करके तोड़ नहीं सकते या उसको मोड़ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं। कठोरता मतलब इसमें जो अर्थ हम ले रहे हैं वो हमारे संविधान में संशोधन से लेके चलते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है। संशोधन के आधार पर ये कठोर भी होता है संविधान और लचीला भी होता है। यानी जब किसी संविधान के अंदर आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है तो संविधान कठोर कहेंगे, और संविधान के अंदर अगर आसानी से संशोधन किया जा सकता है तो हम उसे लचीला कहेंगे दोस्तों। लचीला विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के द्वारा संशोधन हो जाए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है दोस्तों। लचीला यानी विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया, जैसे कोई साधारण कानून बनाते हैं ना, उसी प्रकार से अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो उसे हम लचीला कहेंगे, और अगर संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है तो हम उसे कठोर कहेंगे। तो अमेरिका का संविधान जो है वो कठोर है, ब्रिटेन का संविधान लचीला है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। दोनों ही चीजें हैं हमारे यहाँ पर कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, इसमें दो प्रक्रियाएं बताई गई। हालांकि अगला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हमारा 368 पर ही आधारित है। एक तो विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ कि सदन में जो उपस्थित लोग हैं उनका 2/3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा सदन के अंदर कुल 200 सदस्य हैं समझने के लिए, तो यहाँ पर दो कंडीशन पूरी करनी है अपने को कि कुल का बहुमत होना चाहिए, यानी कम से कम एक तो होने ही चाहिए। दूसरा कि उपस्थित अगर मान लीजिएगा 100 ही लोग आए हैं तो 2/3 यानी 66 लोगों ने वोट कर दिया, लेकिन 66 जो है आधे ही नहीं है इसके, तो फिर ये जो विधान है वो पारित नहीं होगा। लेकिन अगर ये 150 है तो फिर हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है दोस्तों। यानी इस बात को समझिएगा इस तरह से कि जो भी हमारी पूरी है, जो हमारी सदन की कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत भी होना चाहिए, यानी ये 50% से ऊपर भी होनी चाहिए ये वाली संख्या। और दूसरा कि मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 होना चाहिए। विशेष बहुमत में कहें तो ये तो आएगा ही आएगा, साथ में आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी हमें मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा जीएसटी था और राज्यों से जुड़े हुए संघ के मामलों में अगर कोई हमें परिवर्तन करना है तो फिर हमें आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन भी लेना पड़ता है। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का सम्मिश्रण है। किसने कहा है दोस्तों, ये केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़े और इसमें देखिए वैसे तो प्रश्नावली वाले ही शब्द है, लोकतांत्रिक गणराज्य है दोस्तों। भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जो हमारे संविधान के द्वारा सिद्ध किया गया है। यानी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कौन सा है, प्रतिनिधि मूलक, जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजती है। शासन का जो संचालन होता है वो जनता के द्वारा किसी निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है, उसको अपने लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। और गणराज्य की अगर हम बात करें तो गणराज्य का मतलब है भारत का जो सर्वोच्च पद है, जैसे राष्ट्रपति का पद है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है वो जन्मजात नहीं होगा, वो कोई राजा की तरह नहीं होगा जैसे ब्रिटेन में होता है। ये पद अनुवांशिक नहीं होगा, इसका चुनाव किया जाएगा दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, गणराज्य के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो है लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों की ही विशेषता देखने को मिलती है, इसलिए भारत को हम लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से जानते हैं। हम देखिए और हमारे संविधान में क्या विशेषताएं क्या है दोस्तों, जो हम संविधान का सिलेबस ही तो है ना, सिलेबस संविधान के जो इंडेक्स है आपके वही तो
क्या है संविधान की विशेषताएं हैं। हम बात करें मूल अधिकार, हर व्यक्ति को संविधान क्या प्रदान करता है, मूल अधिकार प्रदान करता है। और ये मूल अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक शासन की क्या होती है, सबसे मुख्य विशेषता होती है दोस्तों। अब हम देखें ये मूल अधिकार हमें कहाँ मिलेंगे, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत अपने मूल अधिकारों को देख सकते हैं। ये हमने लिए कहाँ से हैं, तो हमने ये यूएसए से लिए दोस्तों, और ये वाद योग्य होते हैं दोस्तों। इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में उसके प्रति केस कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। हमने ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं। आगे ये हमारा पूरा टॉपिक भी तो है ना दोस्तों, संविधान का सिलेबस ही तो है। संविधान की आत्मा, अगर हम बात करें संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन है दोस्तों। ये हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, कि संविधान की आत्मा, कुछ प्रस्तावना को भी कहते हैं ना, लेकिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसको कहा है, तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है प्यारे दोस्तों। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर हमें एकीकृत और एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी देखने को मिलती है। भारतीय संविधान के द्वारा एकीकृत और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर शीर्ष पर क्या होता है दोस्तों, सबसे टॉप के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होता है, एक संघीय अदालत होती है दोस्तों। फिर उसके नीचे स्टेट हो गया, राज्य के अंदर हमारे हाई कोर्ट होता है। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहां पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं दोस्तों। और इनके ऊपर कोई जबरदस्ती दबाव जो है वो संसद नहीं कर सकती है दोस्तों, है ना। तो ये न्यायपालिका जो है हमारी, वो संसद से पूरी तरह से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और ये संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा भी कर सकती है दोस्तों। तो ये अपने जो भर्तियां होती हैं उनको भी यही खुद ही किया करती है दोस्तों। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारा एक प्रमुख विशेषता है संविधान की। इसके बाद में हम बात करें तो भारतीय जो संविधान है एक अनोखा समन्वय है। यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता भी आपको देखने को मिलेगी और न्यायिक सर्वोच्चता भी आपको देखने को मिलेगी। कैसे, संसदीय सर्वोच्चता की बात करें कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून बना हुआ है, तो क्या वो स्थायी है क्या, नहीं। उसमें जो हमारा संविधान है वो स्थायी है क्या, नहीं। संसद में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन कौन कर सकती है, संसद। तो सबसे ऊपर फिर कौन हो गई, संसद हो गई। लेकिन उस संविधान में अगर जो संसद ने संशोधन कर दिया तो क्या वो सर्वमान्य हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, नहीं। वो सही है या नहीं उसकी जांच कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुसार है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो उसको रद्द भी कर सकती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका जो है वो भी सर्वोच्च होगी। तो संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। जैसे भारत की संसद जो स्वतंत्र तो है, सर्वोच्च तो है, लेकिन इंग्लैंड की तरह नहीं है। वहां तो, यहाँ तो देखिएगा दोस्तों, ऐसा है ना भारत में कि जो संसद ने बना दिया वही स्थायी नहीं होगा। इंग्लैंड में संसद ने जो कानून बना दिया सो बना दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय न्यायपालिका के द्वारा की गई है। भारतीय देखो, ब्रिटेन में तो क्या है, संसद सर्वोच्च है, और अमेरिका में क्या सर्वोच्च होगी, न्यायपालिका सर्वोच्च होगी। तो न्यायपालिका के पास में ऐसी शक्तियां नहीं है, संसद के पास में भी ऐसी शक्तियां नहीं है। हमारे यहाँ पर दोनों का एक मिश्रण है दोस्तों, है ना। अब हम बात करें और हमारे संविधान की विशेषता, तो भारतीय संविधान हमारे लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी, केंद्र की, देश की अलग नागरिकता, राज्य की अलग नागरिकता। मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, चाहे वो किसी भी स्टेट का नागरिक हो, है ना। जो हमारा मूल निवास बनता है वो भारतीय होने का बनता है, न कि किसी राज्य का निवासी होने का बनता है दोस्तों। और ये नागरिकता जो है वो किसका विषय माना गया है, वो संघ सूची का विषय माना गया है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों तो सार्वभौमिक मताधिकार की भी व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक मताधिकार का, वयस्क मताधिकार का मतलब हम मानते हैं कि प्रत्येक वयस्क जो 21 साल से ऊपर हो चुका है, पहले इसकी आयु 18 वर्ष थी दोस्तों, कब, 1989 तक। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में 21 से जो है हमारी आयु घटा करके कितनी कर दी गई, 18। यानी अब 18 साल का व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है। न्यूनतम आयु मताधिकार की 18 वर्ष कर दी गई है। ये समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी भारतीय संविधान के द्वारा की गई है, जो इसकी विशेषता है।
अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, हालांकि हमारी डिवाइडेशन है, जो शक्तियों का पृथक्करण भी किया गया है, लेकिन फिर भी जो हमारा संविधान है वो केंद्रोभिमुख है दोस्तों, यानी उसमें हावी कौन है, केंद्र ही हावी होता है। संघात्मक होते हुए भी केंद्रीय प्रबलता हमें देखने को मिलती है। राज्य कोई कानून बनाए उसके ऊपर भी जो है वो सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे माने राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। केंद्रीय प्रबलता यहाँ पर ज्यादा है, और आपातकाल में तो पूर्णतः एकात्मक स्वरूप ही देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिएगा 356 के अंतर्गत कहीं पर राज्यपाल सॉरी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया, तो वहां पर पूरा का पूरा जो है अधिकार केंद्र सरकार के पास में चला जाता है दोस्तों। मतलब डायरेक्ट तो नहीं जाता, क्योंकि उसमें राज्यपाल को ही मानते हैं। राष्ट्रपति शासन का मतलब किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल का शासन होता है, लेकिन राज्यपाल हम जानते हैं जैसा केंद्र सरकार से ही आता है, उन्हीं के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आप देखें तो फिर उन्हीं का लेना देना होता है। तो आपातकाल के अंदर पूर्णतः एकात्मक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हमारा संविधान हमारे लिए आपातकालीन प्रावधान भी करता है। जब देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कोई खतरा पैदा हो रहा हो तो आपातकाल भी लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352, ये आगे हमारे पूरे भी आने वाले हैं। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपात के लिए है। 356 राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपात जो है वो 360 के अंतर्गत है। तो आगे डिटेल से भी हम इसको अध्ययन करने वाले हैं। हमारा संविधान हमारे लिए व्यवस्था करता है पंथ निरपेक्षता की। हालांकि डायरेक्ट हमारे संविधान में नहीं जोड़ा गया था, हमने इसको बाद में जोड़ा था, लेकिन फिर भी संविधान में है ये। तो यहाँ पंथ निरपेक्षता का सीधा सा मतलब है तटस्थता के नीचे। राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में क्या है, तटस्थ है। वो किसी भी एक धर्म के लिए कुछ विशेष न तो विशेष करने वाला है, न उस पर किसी प्रकार की रोक लगाने वाला है। इसको आप इस तरह से देखिए, भारतीय जो है राष्ट्र धर्म के तौर पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता। पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक और नकारात्मक दो अर्थ लेते हैं अपने। सकारात्मक लें तो वो ये है कि भारत सभी धर्मों के प्रति समान नीति का व्यवहार करता है, और अगर हम नकारात्मक लें तो भारत जो है उसमें व्यवस्था की गई है धर्म के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू हमने इसमें शामिल किए हैं, जो आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन इनके ऊपर युक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, विशेष हो तो कोई धार्मिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है भारतीय राज्य के लिए समाजवादी, देखिएगा पूंजीवादी भी होते हैं, समाजवादी भी राज्य होते हैं जहाँ की व्यवस्था जैसी है। 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा प्रस्तावना में इसे जोड़ा गया था। समाजवादी का मतलब जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। समाज का मतलब किसका, सरकार का नियंत्रण होता है, निजी उत्पादन वहां पर नहीं होता है दोस्तों। लेकिन भारत में कैसा समाजवाद बनाया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद। यहाँ पर आपको पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर जो है समाज का यानी सरकार का अधिकार है, और कुछ फील्ड में प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी गई है दोस्तों। ये किस लिए किया गई है इसकी व्यवस्था, ताकि आर्थिक और सामाजिक शोषण जो है वो समाप्त किया जा सके। हमारे संविधान के अंतर्गत जो है मूल कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 12(4) क के अंदर जोड़ा गया था। और अनुच्छेद था 51 क स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ से हमने इसको लिया था। आगे ये पूरा भी आएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है दोस्तों, है ना। जब अधिकार जुड़े तो अधिकार तो मूल संविधान में थे, लेकिन जब ये महसूस हुआ कि अधिकार कर्तव्य के बिना अधूरे होते हैं, तो फिर हमने कर्तव्यों को भी जोड़ा था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारे यहाँ पर संविधान के द्वारा विधि के शासन की व्यवस्था की गई है, यानी हमारे यह शासन किसका है, कानून का शासन है। और ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी नागरिक क्या है, बराबर है। राज्य के सभी अंग, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी प्राधिकारी हो, वो विधि के द्वारा ही नियंत्रित किए जाएंगे, यानी बिना संविधान के, कानून के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कानून के समक्ष जो है वो सभी समान नागरिकों की व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल आसान सी चीज है। त्रिस्तरीय सरकार होती है हमारे यहाँ पर। केंद्र के अंदर केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार, और स्थानीय स्वशासन में अपने पंचायत, नगर निगम और इनको देखते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अन्य विशेषताओं में हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा भारत में कुछ स्वतंत्र निकाय भी हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, इस तरह की, है ना, वो भी देखने को मिलते हैं। सहकारी समितियों की व्यवस्था भी की गई है।
और सबसे बड़ी बात, किसको सर्वोच्च माना गया है भारतीय संविधान में? संविधान को ही सर्वोच्चता प्रदान की गई है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी विशेषताएं, लेकिन एक दो चीजें हम यहाँ पर और पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जब हम देखते हैं एकात्मकता और संघात्मकता दोनों के लक्षण जो है मौजूद हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आरएस में कई बार पूछा गया है, एकात्मकता के लक्षण कौन से हैं और संघात्मकता के लक्षण कौन से हैं, तो ये याद करना पड़ेगा। एकात्मकता मतलब एक का ही अधिकार हो। एकात्मकता को आप इस तरह से देखिएगा कि कोई व्यवस्था जो है वो केंद्र की ओर जा रही है ना, तो हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्र के पक्ष में ही ज्यादा किया गया है। अनुच्छेद 3 की हम बात करें तो केंद्र सरकार जो है वो राज्यों की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ये एकात्मकता का लक्षण है। एकल नागरिकता, राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं होती। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? केंद्र के द्वारा की जाती है। और है प्रशासन राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हो गया? राज्यपाल होता है, लेकिन उसकी नियुक्ति राज्यपाल की जो नियुक्ति है या चुनाव है वो राज्य के द्वारा नहीं होता है, केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। आपातकाल के प्रावधान एकात्मकता के ही लक्षण है, जब सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास में आ जाती हैं। अनुच्छेद 356 इसी का उदाहरण है। राज्य में आपातकाल लगा है तो शक्तियां सारी किसके पास चली जाएगी? केंद्र के पास में। फिर हम देखें संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है? संसद को। राज्य विधानमंडल इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो फिर भी देखिए सर्वोच्च कौन होता जा रहा है? केंद्र होता जा रहा है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, राज्यों की अलग से कोई न्यायपालिका नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संबंध केंद्र के द्वारा ही निभाए जाते हैं, इस आधार पर हम देखें केंद्र मुख्य हो गया। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत संघ जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकता है कि आपको ये काम करना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अखिल भारतीय जो सेवाएं आ गई है ना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके द्वारा जो है राज्यों में जिलों के ऊपर भी नियंत्रण रखा जाता है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा होती है, तो ये केंद्र के प्रति महत्व को बढ़ा रहे। राज्यों के प्रतिनिधित्व में भी असमानता है दोस्तों, जैसे हम इसीलिए केंद्र हावी हो गए ना। जैसे मान लीजिएगा यूपी है तो राज्यसभा में उसके समान प्रतिनिधि, गोवा के कम जाएंगे ना, तो ये समान नहीं है दोस्तों। फिर हम बात करें संघात्मकता के लक्षण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। संघात्मकता का पहला लक्षण होता है लिखित संविधान, याद रखना इस चीज को। और संघात्मक शासन में क्या होगा? संविधान सर्वोच्च होगा। आप इसको, इसमें संघात्मकता का मतलब ये समझिएगा जिसमें डिसीजन केवल केंद्र नहीं लेगा, सत्ता जो है वो राज्यों में डिवाइड हो गई है ना। लिखित संविधान जब होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी तो केंद्र में तो नहीं रही ना। न्यायपालिका स्वतंत्र है तो केंद्र में तो नहीं रहा ना उसका। संघ और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये संघ शासित प्रदेशों की निशानी होती है, सॉरी संघ राज्यों की निशानी होती है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है, जैसे हमने देखा ना, कोई विशेष अगर हमें चेंज करना है तो राज्यों की अनुमति भी लेनी पड़ती है, तो ये किसमें आ गया? संघात्मकता में। जब राज्यों का रोल शुरू हो जाता है तो संघात्मक हो जाता है। केंद्र और राज्य में भी पृथक सरकार होती है, ऐसा तो है नहीं ना केंद्र में जो सरकार होगी वही राज्य में काम करती है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा और 2 सदनों की जो व्यवस्था की गई है, ये सारी की सारी चीजें किसकी ओर इंडिकेट करती है? संघात्मक शासन की ओर इंडिकेट करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे संविधान की विशेषताएं। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक था नहीं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अतुल्य आरएस को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में, टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद में आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो डिस्कस हमें करनी है उसके लिए कल मिलेंगे अपने, और बिल्कुल पूरा सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक अपने चल रहे हैं दोस्तों, जल्दी ही करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।